हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवा। आज मैं इंग्लिश हिस्ट्री की एक नई एज के साथ आई हूँ जिसका नाम है विक्टोरियन एज, जो इंग्लिश हिस्ट्री के जो टाइम पीरियड है 1837 से 1901 के बीच में आती है। 1837 से 1901 तक के एज को विक्टोरियन एज से नाम से जाना जाता है। अब इस एज का नाम विक्टोरियन एज क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें क्वीन विक्टोरिया का शासन चला था। उन्होंने 1837 से और 1901 तक, जब अपनी डेथ तक के टाइम तक जो शासन किया, इस एज को विक्टोरियन एज के नाम से जाना गया। अब ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं कि हर एज में कुछ ना कुछ चेंजेस आते गए, कुछ अच्छा होता गया और कुछ अपने संग बुराइयां भी लेकर आता गया। पीछे की एज से लेके आज तक जितनी भी एज हुई, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस होते गए। ऐसे ही जो विक्टोरियन एज थी, इसमें ऐसा क्या था कि जिसके वजह से इसको विक्टोरियन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स में ले लिया गया। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ओरिजिनलिटी। किस बात की ओरिजिनलिटी थी? देखिए, क्योंकि इस युग में जितने भी साहित्य था, जितने भी विचार देखे गए, जितने भी कैरेक्टराइजेशन हुआ या स्टाइल था, सब में ओरिजिनलिटी देखने को मिलती थी। और जैसे कि इस एज के जो राइटर थे, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, चार्ल्स डिकेंस, ब्रोंटी सिस्टर्स, रस्किन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, सब ने जितने भी थे अपने ओरिजिनल व्यूज़ दिए और अपने उनके इस युग में जो भी चल रहा था, उन्होंने उसको ही अपनी पोइट्री के अंदर, अपनी नॉवेल्स के अंदर और जो उनका प्रोज था, उन सब में उन्होंने विचारों की ओरिजिनलिटी डाली। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एज ऑफ प्रोज एंड नॉवेल। वैसे तो इस एज में पोइट्री भी लिखी गई और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी रहे हैं। उन्होंने बहुत अपनी सब जितनी भी पोइट्री लिखी बहुत फेमस रही है। लेकिन इस एज में जो डोमिनेंस था वो गद्य का और उपन्यास का था। और इसमें भी जो जैसे पोइट्री लिखी गई, टेनिसन और ब्राउनिंग का नाम आता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। वहीं जो इसमें प्रोज लिखी गई, उसमें हम न्यूज़पेपर और जो हमारी मैगजीन थी, नॉवेल्स देखी जा सकती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे एलिजाबेथन एज में ड्रामाज खूब लिखे गए, स्टेज पे परफॉर्म होते थे। एलिजाबेथन एज जो थी ड्रामा के लिए जानी जाती है। और उसी प्रकार जो हमारी विक्टोरियन एज है, उसमें नॉवेल्स का डोमिनेंस ज़्यादा था। नॉवेल की एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा मॉरलिटी नोट। अब देखिए, इसमें भी सबसे जो हमें प्रोज दी जा रही थी, जो पोइट्री दी जा रही थी, स्पेशली जो नॉवेल दी जा रही थी, उसमें भी हमें जो थीम देखने को मिल रही थी वह मॉरलिटी की देखने को मिल रही थी। इसमें हर किसी चीज़ में और मॉरलिटी देने, इसमें जो हमारा एक वो चल रहा था, एक हमारा प्रिंसिपल था, आर्ट फॉर आर्ट से, कला केवल कला के लिए, उसको अनुसरण नहीं करा था, बल्कि उन्होंने अपनी पोइट्री में, अपनी प्रोज में उन्होंने रीडर्स को मॉरलिटी का नोट दिया। जो और इसमें कौन कौन से थे? टेनिसन, ब्राउनिंग, रस्किन, अर्नोल्ड, ये जितने भी राइटर्स हुए, इनकी इनके वर्क के अंदर हमें मॉरलिटी का नोट देखने को मिलता है। और इनके जो जो संदेश थे या जो जिन्होंने इन्होंने मैसेज दिए, उन्होंने ये सब भी इन्होंने क्यों दिया? वहाँ के राष्ट्र के लोगों के लिए, वहाँ के राष्ट्र के लोगों के लिए देना शुरू करा। और अब क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम। अब देखिए इसमें क्या था। अब जैसे जिस टाइम की सोसाइटी होती है, वहाँ के लोग जो हैं कोई ना कोई तो प्रॉब्लम फेस करते ही हैं। ऐसे ही विक्टोरियन एज में जहाँ बहुत अच्छा लिटरेचर चल रहा था, ओरिजिनलिटी मिल रही थी, प्रोज और नॉवल की एज थी, मॉरलिटी भी थी, वहीं उसी के साथ साथ भाग भाग उस टाइम के जो राइटर्स हुए और उस टाइम जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने उसको भी बहुत अच्छे से अपने वर्क में प्रेजेंट किया। जैसे कि उन्होंने अब उनके जो किस चीज़ को करा उन्होंने, उनका मेन उससे उद्देश्य क्या था कि हम जो है अपने जो समाज में सुधार करें और शांतिपूर्ण व्यवस्था बना के रखें। उद्देश्य दिए उन्होंने इसके लिए। और जितना भी साहित्य था, उन्होंने उन्हें मॉरलिटी देखने के साथ साथ सामाजिक उत्साह से भी उनका जो था प्रेरित था। अब क्या आता है देखिए, नेक्स्ट है अगेंस्ट फॉर मटेरियलिज्म।
जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, वहीं विक्टोरियन एज की जो सोसाइटी थी वो मटेरियलिस्टिक होती जा रही थी, भौतिकतावाद की तरफ बढ़ती जा रही थी। क्यों, अब ऐसे क्यों बढ़ती जा रही थी, ये आगे इसमें आता जा रहा है कि इन्होंने जितने भी राइटर्स हुए, जितनी भी अपनी इस उन्होंने अपने क्या था, वर्क के माध्यम से मटेरियलिज्म के विरोध में एक स्वर उठाया। और क्यों उठाया, क्योंकि इसमें समाज का जो दो वर्ग हुए थे, एक जो था समाज के दो वर्गों में, एक तो पूंजीपति वर्ग था और एक लेबर क्लास सोसाइटी थी। उनके प्रति जो बढ़ता जा रहा था उसके लिए आवाज़ उठाई थी। मटेरियलिज्म बहुत ही बात बढ़ता जा रहा था और इसके लिए उन्होंने अपने वर्क में दिया। अब क्या आता है, फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। हालांकि अब देखिए, रोमांटिक एज की जो वर्क था, जितनी पोइट्री थी या वर्क था, बिल्कुल डिफरेंट था। उसमें रोमांटिसिज्म की टोन मिल रही थी। वहीं विक्टोरियन एज के अंदर अभी तक जितने भी फीचर्स आए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट आए हैं, लेकिन फिर भी विक्टोरियन एज बिल्कुल पूर्णतया रोमांटिसिज्म को नहीं त्याग पाई थी। रोमांटिसिज्म के टोन भी विक्टोरियन एज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि टेनिसन ने या रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अर्नोल्ड के वर्क में भी हमें रोमांटिसिज्म देखने को मिलता है। हालांकि इनके वर्क में सीरियसनेस थी, और ब्राउनिंग ने तो लव पोएम्स बहुत दी हैं, पेसिमिज्म को हटा के, और उसने वो दिया है, ऑप्टिमिज्म पोइट्री दी है। टेनिसन, अर्नोल्ड ने भी, काफ़ी ऐसे राइटर्स हैं, इन्होंने सीरियसनेस के साथ साथ बिल्कुल इन्होंने अपने जो वर्क थे उसमें से रोमांटिसिज्म को हटा नहीं पाए। कहीं ना कहीं उनके जो वर्क थे उसमें रोमांटिसिज्म देखने को मिलता है। अब क्या आता है, नोट ऑफ पेसिमिज्म एंड डाउट्स। देखिए, निराशावाद, पेसिमिज्म क्या, निराशावाद, और क्या था, डाउट्स, जो संदेह थे हमारे, किस चीज़ के थे। हालांकि इस अब रोमांटिसिज्म तो देखने को मिलता है, मोरलिटी की भी नोट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे कि मैथ्यू अर्नोल्ड इसके राइटर हुए, उन्होंने जो थे इसके अंदर जैसे एलेजी लिखी, अर्थर ह्यू क्लॉक की जितनी भी रचनाएं हुई इसमें, और रस्किन, इन्होंने अब कहीं ना कहीं इनके जो वर्क थे उसमें पेसिमिज्म या डाउट्स देखने को भी मिलता है। अब नेक्स्ट आती है हमारी एज ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ की एज क्यों थी, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्रोमाइज़ था वो साइंस और रिलीजन का भी था। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब क्या, समझौता। उस टाइम धीरे धीरे जैसे कि रेवोल्यूशन बढ़ता जा रहा था, और उसमें किस चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हुआ, किस चीज़ का, देखिए, प्राचीन का जो हमारे पुराने हमारे जो प्रिंसिपल्स थे उनका नयों के साथ किस प्रकार से तालमेल बिठाया जाए, विज्ञान का धर्म के साथ, और जो हमारी प्रोग्रेस की जो डिमांड थी और स्थिरता की आवश्यकता में समझौता था। काफ़ी चीज़ों में जो कॉम्प्रोमाइज़ लोग कर रहे थे वो इस वर्क में, इस टाइम के जो राइटर्स थे उनके वर्क में देखने को भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 9 पे, पैट्रियोटिज्म। अब देशभक्ति, ये इस टाइम भले ही टाइम बढ़ता जा रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, पेसिमिज्म भी आ रहा था, डाउट्स भी आ रहे थे, लेकिन एक की फीचर देखने को मिलता है इस विक्टोरियन एज के राइटर्स के वर्क में, वो था पैट्रियोटिज्म। देशभक्ति की भावना इसमें पाई जाती थी। टेनिसन ने तो अपने राष्ट्र के लिए काफ़ी बहुत सारे अपने वर्क्स में वॉर्स को भी दिखाया है, और वहाँ की उस टाइम की सोसाइटी को भी वर्क करने के लिए मोटिवेशन दिया है। वहीं नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा एज ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था इस एज में पीस और प्रोस्पेरिटी देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि इस एज के अंदर जो पीछे टाइम के जो वॉर्स चल रहे थे या कुछ चल रहा था, उस सब चीज़ों से आज़ादी मिल गई थी। कहीं कहीं थोड़े बहुत हल्के कॉलोनियल युद्ध हुए, वो उनका प्रभाव कहीं भी देखने को नहीं देखने को मिलता है, बल्कि इस एज के जब शांति देखने को, जब शांति हुई तो धीरे धीरे प्रोस्पेरिटी भी आनी शुरू हो गई। वहीं उसी के साथ साथ क्या होना शुरू हुआ, लोगों ने अपनी प्रोग्रेस को देखना शुरू करा। किस फेस में, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और सोशल लाइफ में वो बिना किसी रिस्क के अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते थे, और जो शोर शराबे थे युद्ध के, और जो वायलेंस थी, जो एक टेरर था, ये एज उन सब एज से दूर थी। वहाँ के लोग अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करते थे
अपने घरों में भी, और अपनी प्रोग्रेस के लिए सोच सकते थे। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। अब देखिए, जब एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पर्टी जब होनी शुरू हुई इस एज के अंदर, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस भी होनी स्टार्ट हुई। लोगों ने, अब इसमें क्या होना शुरू हुआ, जो हमारी औद्योगिक क्रांति, जिसका नाम हम औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, नई नई मिल्स फैक्ट्रीज लगनी स्टार्ट हुई। और विक्टोरियन एज में इसी वजह से जब लोगों को काम मिलना शुरू हुआ और नए नए कारखाने लगने शुरू हुए और मशीनें लगनी शुरू हुई, मिल्स होनी शुरू हुई, तो एक तरह से औद्योगिक क्रांति आनी शुरू हो गई, और जिसके वजह से यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी स्टार्ट हुई। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोशल अनरेस्ट। क्या था? सामाजिक अशांति किस चीज़ की थी? जब पीस और प्रॉस्पेरिटी हुई, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुआ, तो ये अपने साथ सोशल अनरेस्ट भी लेकर आई। सोशल अनरेस्ट कैसा? जैसे कि पीछे भी मैं बता चुकी, अब दो वर्ग आ चुके थे इस विक्टोरियन एज के अंदर। दो वर्ग आए, एक तो पूंजीपतियों का आया और एक श्रमिक वर्ग आया। धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना शुरू हुआ, तो उन्होंने क्या करा, जो नेशनल वेल्थ बढ़नी स्टार्ट हुई। नेशनल वेल्थ जब बढ़नी शुरू हुई तो उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। क्या हुआ? पूंजीपति तो और अमीर होते चले गए, और जो गरीब निम्न वर्ग था, जो उनके फैक्ट्री में मिल्स में काम करता था, वो गरीब ही रह गया। उनके अधिकारों का हनन होना शुरू हो गया। और एक हम डेस्पेयर का, एक हॉरर का सीन भी हम लोगों के उसमें देख सकते हैं। माइजरेबल कंडीशन भी हम देख सकते हैं। हालांकि ये लोग ही मेन आधार थे विक्टोरियन एज में प्रोग्रेस लाने का, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस लाने का, क्योंकि सारा काम तो इन्हीं के द्वारा होता था, लेकिन इनके राइट्स इनको प्रॉपर मिले हुए नहीं थे। और जब ये बातें बढ़नी शुरू हुई, धीरे धीरे कि ये इनकी परेशानियां बढ़नी शुरू हुई, तो समाज का जो वर्ग था, उसका सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, या उसके अलावा जो राइटर्स थे, जिसमें डिकिंस का नाम सबसे बड़ा आता है, रस्किन का, अर्नोल्ड का, कार्लिल का आता है, इन लोगों ने भी अपने वर्क के माध्यम से इन लोगों का ध्यान खींचा। और चार्ल्स डिकिंस ने तो जितने भी अपने नॉवेल्स लिखी हैं, उसमें चार्ल्स डिकिंस जो हैं रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट हैं इस एज के। उन्होंने तो समाज के इस वर्ग को ही, ज़्यादा श्रमिक वर्ग को दिखाया, और क्या उस टाइम सोसाइटी में चलता था ये भी दिखाया। नेक्स्ट आता है माइजरेबल कंडीशन ऑफ द लोअर क्लास। देखिए, अब जब सोशल अनरेस्ट होना शुरू हुआ, सामाजिक अशांति होनी शुरू हुई, दो वर्ग बढ़ गए, नेशनल वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो धीरे धीरे जो लोअर सेक्शन था, लोअर क्लास जो थी, उसकी माइजरेबल कंडीशन होनी स्टार्ट हो गई। और क्या हुआ, जिसमें अब वो कौन कौन से लोग थे? लेबर थी हमारी, माइनर्स थे जो कोयले की खदान में काम करते थे, और प्रिजनर्स थे। वो सब लोग अब निगाहों में आने शुरू हो गए थे। किन लोगों के? सोशल रिफॉर्मर्स की। वो लोग अब ने क्या थे, सोशल रिफॉर्मर्स का ध्यान भी अब इन लोगों की तरफ जाने लगा था। क्यों? क्योंकि पहले जब कुछ कंडीशन दबी हुई थी, कुछ लोगों पे होना शुरू हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे ये कंडीशन बढ़नी शुरू हो गई, तो समाज का जो और वर्ग थे, उनका भी इनकी ओर ध्यान जाने लगा। और विक्टोरियन एरा इस बात की विटनेस है। उन्होंने इस राइटर भी इस बात से अछूते नहीं रहे, और उन्होंने भी इस चीज़ को दिखाया। नेक्स्ट है हमारा सोशल रिफॉर्म्स। देखिए, समाज सुधार फिर क्या हुआ, क्योंकि जब माइजरेबल कंडीशन होनी स्टार्ट हो गई, तो लोगों ने इनके लिए भी वर्क करना शुरू करा। और इसमें लिटरेरी मैन एंड वीमेन, और जो समाज सुधारक थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, और ह्यूमैनिस्ट थे, वो सब लोग आगे आए, और उन्होंने इस जो लेबर वर्क था, सोशल क्लास जो थी, उसके लिए आवाज़ उठाने के साथ साथ उनकी स्थिति में सुधार लाने के भी प्रयास करे। ये हमारी कुछ विक्टोरियन एज की क्वालिटीज़ थी, फीचर्स थे, जिससे हमें पता चलता है कि विक्टोरियन एज कैसी थी। ओरिजिनलिटी देखने को, नेक्स्ट रिवीजन कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। देखिए, ओरिजिनलिटी देखने को मिलती है वर्क्स में। प्रोज और नॉवेल की एज ज़्यादा थी, और उसमें भी हमें थर्ड पॉइंट है मॉरलिटी नोट देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम एट दैट टाइम। जितनी भी उस टाइम की प्रॉब्लम थी, वो भी हमें सब देखने को प्रेजेंट करी गई हैं। एज अगेंस्ट फॉर मटेरियलिज्म, भौतिकतावाद के ये विरोध में थे।
और क्या था, फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। कहीं ना कहीं हमें विक्टोरियन एज में जहाँ मोरलिटी और पेसिमिज्म देखने को मिलता है, वहीं रोमांटिसिज्म से भी ये दूर नहीं था। नेक्स्ट है हमारा नोट ऑफ पेसिमिज्म एंड डाउट्स। फिर है एज ऑफ कॉम्प्रोमाइज। जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने शुरू हुए और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आई, तो ये काफ़ी सारी बातों को भी अपने साथ लेकर आई। लोग धर्म में और तर्क, जो धर्म था और जो साइंस थी, उसमें चिंतन करना शुरू करने लगे थे, उसमें कंपेयर करना शुरू होने लगे थे कि साइंस बेस्ट है या रिलीजन बेस्ट है। नोट ऑफ पैट्रियोटिज्म भी देखने को मिलता है हमें। पीस एंड प्रोस्पेरिटी की एज इसलिए थी क्योंकि इस टाइम वॉर होने बंद हो गए थे, बहुत कम नाम मात्र के वॉर थे। और फिर जब पीस आई तो ये अपने संग इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस भी लेकर आई। नेक्स्ट जब हमारा अब इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जब हुई, तो कहीं ना कहीं समाज में कुछ वर्ग अशांति का में चले गए। और वो वर्ग कौन सा था? वो वर्ग था हमारा लोअर क्लास का। और जब समाज के सुधारकों की या राइटर्स की, ह्यूमैनिस्ट की, फिलैंथ्रोपिस्ट की लोअर क्लास के तरफ निगाह हुई, क्योंकि ये परेशानी बढ़ती जा रही थी, तो उनके लिए सोशल रिफॉर्म्स भी होने शुरू हुए। ये नटशेल में आपको मैंने विक्टोरियन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। आती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।